नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 के खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। कहते हैं राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन होता है, लेकिन हालातों के हिसाब से हर राजनीतिक दल अपना अपना हित साध ही लेता है और राजनीति की डिक्शनरी में इसी साथ को गठबंधन कहा जाता है। देश में चल रहे चुनावी मौसम को देखते हुए सत्ता और विपक्ष दोनों ही गठबंधन की राजनीति की साठगांठ में जुट गए हैं। चुनावों में जीत की गारंटी का दावा करने वाली बीजेपी भी अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए उतर चुकी है और गठबंधन की राजनीति ने देश की सियासत के रंग ढंग को बदल दिया है। एनडीए में घर वापसी की तैयारी, विपक्ष पर कितनी पड़ेगी भारी। चुनावी मंथन का नया चैप्टर, अब कौन किसके लिए बेहतर। चुनावी मौसम अब शुरू हो चुका है। हार और जीत के परिणाम को बदलने के लिए पक्ष और विपक्ष ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। हिमाचल और कर्नाटक का चुनाव हारने के बाद बीजेपी साल 2024 का चुनाव जीतने के लिए अपने बिखरे हुए कुनबे यानी एनडीए को एकजुट और मजबूत करने की कवायद पर काम भी कर रही है। एनडीए के उन सहयोगी प्रमुख दलों को एक बार फिर साथ लेने की कोशिश की जा रही है जिनके गिले शिकवे फिलहाल दूर हो चुके हैं। आम चुनाव से पहले बीजेपी हर राज्य में अपनी स्थिति का आकलन कर रही है और अपने कुनबे को मजबूत करने में जुट गई है। एनडीए में कहने को तो 2 दर्जन से ज्यादा दल आज भी हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों और पुराने दोस्तों की कमी बीजेपी को खलने लगी। साथ ही कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें चुनावों से पहले बीजेपी और मोदी नाम की अहमियत का अंदाजा हो चला है। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी बीजेपी के साथ जुड़ने को बेताब है, तो वहीं पंजाब में बादल परिवार का अकाली दल भी बीजेपी के साथ आना चाहता है और बिहार में नीतीश के तेवरों को देखते हुए एलजेपी भी बीजेपी के साथ आने के संकेत देने लगी। मोदी नाम केवलम के साथ बीजेपी पिछले 9 साल से देश की सत्ता को साधने की कोशिश कर रही और यही वजह है कि एनडीए महज एक नाम का गठबंधन बनकर रह गया। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी जुदा है। महंगाई, बेरोजगारी, ईडी सीबीआई जैसे मुद्दे हों या राहुल गांधी की पदयात्रा और सांसदी जाने जैसे वाकये, विपक्ष ने तमाम मुद्दों को जोर शोर से उठाया, जिसने राज्यों में बीजेपी की मजबूती को हिलाया भी है। चुनावी मौसम में कर्नाटक हार के बाद बीजेपी को भी समझ आ गया है कि बगैर साथियों के चुनावी संग्राम को जीत पाना आसान नहीं होगा। एनडीए के कुनबे को मजबूती देने के लिए बीजेपी ने पुराने सहयोगियों को साथ लाने की तैयारी शुरू कर दी। नई दिल्ली में तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी कुछ इसी तरह की कोशिश बताई जा रही। इस मुलाकात से दोनों दलों के अपने गठबंधन को दोबारा जीवित करने की अटकलें तेज हो गईं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इस साल के अंत में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनावों और आंध्र प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करने के इच्छुक हैं। आपको बता दें कि 2018 के बाद से नायडू के अमित शाह के साथ ये पहली मुलाकात थी। अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल के निधन पर श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी की हाल की चंडीगढ़ यात्रा भी इसी वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने कई मौकों पर बादल परिवार के गांव का दौरा किया। ये तमाम बातें स्पष्ट रूप से अपने पुराने सहयोगियों के करीब आने के प्रयासों का संकेत देती। वहीं हरियाणा में जेजेपी की खट्टर सरकार से नाराजगी भी बीजेपी के लिए टेंशन की वजह बनी हुई है। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद जेजेपी और बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ था और बीजेपी हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को मनाने और साधने की तैयारियों में जुट चुकी है। कर्नाटक में जीत के बाद से कांग्रेस का जोश हाई है। उस पर नीतीश कुमार की विपक्षी महागठबंधन बनाने की रणनीति ने भी बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने और चुनावी संग्राम से पहले अपनी ताकत को बढ़ाने पर मजबूर किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में या तो बीजेपी का अपना वर्चस्व है या फिर बीजेपी का सीधा मुकाबला विपक्षी पार्टियों से।
लेकिन कई राज्यों में लोकसभा चुनाव की बाजी मारने के लिए बीजेपी को साथियों की जरूरत महसूस हो रही। आंकड़ों पर गौर करें तो कर्नाटक में विधानसभा चुनावों में मिली हार से बीजेपी को करारा झटका लगा, लेकिन अब बीजेपी की नजर लोकसभा सीटों पर है। 2019 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में जेडीएस ने 9.67% वोट हासिल किए थे। जेडीएस के साथ आने से बीजेपी को वोक्कालिका बहुल इलाकों में समर्थन मिला था। कर्नाटक में बीजेपी को उम्मीद है कि जनता मोदी के नाम पर वोट देगी, फिर भी वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2014 लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश से एनडीए को 42 में 18 सीटें मिली थी। तब टीडीपी को 15 और बीजेपी को 3 लोकसभा सीटें मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में टीडीपी से बीजेपी का गठबंधन टूटा तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली और दूसरी तरफ टीडीपी को भी बड़ा नुकसान हुआ और टीडीपी को सिर्फ 3 सीट से संतोष करना पड़ा। बिहार में बीजेपी से नीतीश कुमार के अलग होने और नीतीश के बागी तेवरों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है। पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में बीजेपी का एलजेपी से मजबूत गठबंधन था। 2014 और 2019 दोनों चुनावों में एलजेपी ने 6 लोकसभा सीटें जीती हैं। लेकिन अब जेडीयू के अलग होने के बाद बीजेपी को स्थानीय नेताओं के सहयोग की जरूरत महसूस होने लगी। पंजाब में आपके एंट्री के बाद बीजेपी और अकाली दल को एक दूसरे के साथ की जरूरत है। 2014 में अकाली दल और बीजेपी ने 5 लोकसभा सीटें जीती थी। 2019 में दोनों ने मिलकर 3 सीटें जीती थी और पंजाब में बीजेपी का बड़ा जनाधार नहीं है। 1998 में एनडीए का गठन कर बीजेपी केंद्र की सत्ता में लौटी थी। हालांकि 13 महीने बाद सरकार गिर गई। बीजेपी ने एनडीए को और मजबूत किया और 1999 में 24 पार्टियों के सहयोग से एनडीए की सरकार बनाई। 2014 में भी बीजेपी एनडीए बनाकर चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन बीजेपी को मिले पूर्ण बहुमत के बाद एनडीए के दलों में उथल पुथल शुरू हो गई। कई दलों ने आरोप खुद की उपेक्षा का भी लगाया। शिवसेना और जेडीयू जैसे पुरानी पार्टियों ने खुद को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। इन दलों का आरोप था कि बीजेपी राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए पीछे से खेल कर दी। इतना ही नहीं, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया। शिरोमणि अकाली दल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कृषि बिल के खिलाफ सरकार का साथ छोड़ दिया। इन दलों को कहना था कि बिल बनाने से पहले सहयोगी दलों से चर्चा नहीं की गई। 2019 के बाद तो एनडीए में भगदड़ से मच गई। पीएमके को छोड़ दिया जाए तो 1998 में सहयोगी रहे एक भी दल अब एनडीए का हिस्सा नहीं। आंकड़ों पर गौर करें तो 2014 में बीजेपी के साथ जहां 29 दल साथ थे, वहीं 2019 में 18 दलों का साथ था। हालांकि 1998 की तुलना में एनडीए का जनाधार जरूर बढ़ा। खुद बीजेपी 10 राज्यों की सत्ता पर काबिज है। 6 राज्यों में सहयोग से सरकार चला रही, लेकिन फिर भी बदलती परिस्थितियों में बीजेपी को एनडीए की जरूरत महसूस होने लगी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों का सहयोग लेने की कोशिश कर रही है। खास तौर पे जिस तरह से तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख दिल्ली में आकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले, इसी तरह अन्य पार्टियों के नेता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना संकेत दे रहे हैं। खास तौर पे पंजाब में अकाली दल। तो ये अभी नहीं मान सकते हैं कि एनडीए 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई कमजोर पड़ेगा। मोदी सरकार के बनने के बाद से ही एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांगें उठती रही हैं, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी इस मांग को पूरा नहीं किया जा सका है। गठबंधन में संयोजक का पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यह पद भी अभी तक खाली है। केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड के सलाहकार हैं, लेकिन जब वो एनडीए गठबंधन में थे तो उन्होंने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की थी। जानकार बताते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो जॉर्ज फर्नांडिस सभी मुद्दों पर नेताओं की राय रखते थे और किसी भी विवाद के होने की स्थिति में तुरंत बैठक कर उस समस्या का निदान निकाल लेते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से एनडीए के अंदर यह सब कुछ नहीं देखा जा रहा है। पिछले 9 सालों में एनडीए तो कमजोर हुआ ही है, साथ ही साथ राज्य दर राज्य राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदले। बीजेपी पुराने साथियों को साइडलाइन करके राज्यों में मजबूत होने वाली पार्टियों की तरफ भी झुकी। महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों में दरार आई। ऐसे में एक बार फिर अपने पुराने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश बीजेपी के लिए इतनी आसान भी नहीं। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को साथ लेने की स्थिति में डर है कि वाईएसआर कांग्रेस के जगन रेड्डी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी प्रतिस्पर्धी हैं और दोनों बीजेपी के सहयोगी भी हैं। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी में भी 2 फाड़ हो चुका है। एलजेपी और एलजेपी रामविलास में 36 का आंकड़ा है।
दोनों दलों को एक रखने का फॉर्मूला निकाले बगैर गठबंधन होना मुश्किल है। महाराष्ट्र में पिछला चुनाव एकजुट शिवसेना से लड़ा था। शिवसेना के बंटने के बाद साफ नहीं है कि जनता का रुख क्या होगा। वहीं हरियाणा की खट्टर सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हाल में तल्ख बयान दे चुके हैं। आने वाले दिनों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राज्यों में बातचीत कर रही है, खास तौर पे पंजाब में अकाली दल बीजेपी के नज़दीक आने के फिर से संकेत दे रहा है, उसी तरह 2014 में आंध्र प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ने वाला टीडीपी भी बीजेपी के साथ आने के लिए बातचीत कर रहा है। पार्टी में बंटवारे के बाद जेजेपी के नेता भी अपने दम पर हरियाणा में कुछ कारगर होंगे, ये नहीं दिखाई देता। इसी तरह से 2024 के जब लोकसभा चुनाव आते आते और भी कुछ नए छोटे दल एनडीए में शामिल हो सकते हैं। गठबंधन को मजबूत करने जोर आजमाइश सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं हो रही, बल्कि नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी एकजुटता की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। बीजेपी से नाता तोड़कर नीतीश कुमार ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की कसम तो खा ली है, लेकिन नीतीश कुमार को भी ये बात अच्छे से मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और फैसलों की फहरिस्त से टक्कर लेना आसान नहीं। उस पर कर्नाटक जीतकर कांग्रेस के हौसले सातवें आसमान पर हैं। एक तरफ कांग्रेस को एकला चलो का फॉर्मूला सुहाने लगा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी एकजुटता में कांग्रेस को लीडरशिप से कम कुछ भी मंजूर नहीं। यही वजह है कि नीतीश कुमार के हाथ से कभी कांग्रेस की डोर छूट रही है, तो कभी ममता और केजरीवाल छिटके जा रहे हैं। विपक्षी एकता के कवायद को धार देने के लिए नीतीश कुमार ने एक और तारीख का ऐलान किया। सभी विपक्षी दलों से मंजूरी मिलने के बाद 23 जून 2023 की तारीख बैठक के लिए तय की गई। बैठक को अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दल के नेताओं की मंजूरी मिल गई। 12 जून 2023 को विपक्षी दलों की बैठक को टालने के पीछे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बैठक में शामिल न होना बताया जा रहा था। अब कहा जा रहा है कि 23 जून 2023 को राहुल गांधी भी बैठक में शामिल होंगे। नीतीश कुमार देश के हर एक विपक्षी दल को जोड़कर बीजेपी को केंद्र के साथ साथ राज्यों की सत्ता से भी बेदखल करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के इस मुहिम से बहुत से पहले ही किनारा कर चुके हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले ही नीतीश कुमार की विपक्षी एकता से दूरी बना चुकी हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने पहले ही बैठक में आने से मना कर दिया था। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ही अपना स्टैंड साफ कर दिया था कि वो किसी भी विपक्षी एकता में शिरकत नहीं करेंगे। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी खुद को किसी भी गठबंधन के साथ खड़ा नहीं करना चाहते। जेडीएस नेता कुमारस्वामी भी विपक्षी एकता से दूरी बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई भी गठबंधन बनता वो दिखाई नहीं दे रहा। अगर बनता भी है तो वो गठबंधन का एक राज्य के अलावा दूसरा राज्य में असर नहीं है। अगर हम मान भी लें कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री बीजेपी खिलाफ मोर्चा बना भी लें तो बाकी राज्यों में किसी पार्टी की ताकत नहीं है। और बीजेपी के खिलाफ जो भी मोर्चा बनेगा वो कांग्रेस की अगुवाई में ही ज्यादा मजबूत बन सकता है। कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस 2024 को लेकर उतावली हो चली। तभी तो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आपके समर्थन पर खामोश कांग्रेस ने न सिर्फ केजरीवाल की मौजूदगी वाली मीटिंग का न्योता कबूल किया, बल्कि बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी पर भी रजामंदी की मुहर लगा दी। हालांकि कभी ममता बनर्जी की तरह तीसरे मोर्चे का राग अलापने वाले के चंद्रशेखर राव की शिरकत पर सस्पेंस अब भी कायम है। लेकिन नीतीश के निमंत्रण पर 15 दलों के नेताओं की बैठक ने बीजेपी को बेचैन कर दिया, और यही वो बड़ी वजह भी है जिसने बीजेपी को अपने गठबंधन की तरफ ध्यान देने को मजबूर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो जहां विपक्ष एकजुट हो रहा है, वहीं बीजेपी भी अपना कुनबा जुटने की तैयारी में जुट चुकी है। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।